So, good evening everyone. This is निशांत शर्मा and welcome to Target for IQ. तो जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स का एक रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर इस बार हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नया टॉपिक ऐड कर दिया है जिसका नाम है द बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2002। तो सर इसके लिए भी आप हो सके तो कोई वीडियो बना दीजिए। तो जब मैंने इस पर्टिकुलर रूल्स को पढ़ा तो ये पर्सनली मैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को थैंक्स बोलना चाहता हूं, बिकॉज इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि एक अच्छे जज की क्वालिटीज होती क्या है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। अब बहुत सारे एस्पिरेंट जो मुझे सुन रहे होंगे या जो बाद में वीडियो देखेंगे वो कह रहे होंगे कि सर इसमें तो हमारा सिलेबस और बढ़ गया है और आप उनको थैंक्स बोल रहे हैं। तो मैं इसके लिए आपको बस ये कहना चाहता हूं कि इसमें 70 to 80% वही बातें लिखी हैं जो एक जुडिशियल एस्पिरेंट को पता होता है कि एक हाउ टू बिकम अ गुड जज और एक अच्छे जज की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो इस पर्टिकुलर बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2002 में लिखा हुआ है। तो चलिए आज इसको हम डील करते हैं, फिर मैं ये भी बताऊंगा कि प्रीलिम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बिकॉज ये आई थिंक फर्स्ट टाइम ही आया है जिसमें कि आपका किस तरीके से एमसीक्यूज फ्रेम हो सकते हैं। चलिए फिर इससे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए बेंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2002 में आया है। पहला क्वेश्चन तो ये आपका बन सकता है कि ये किस ईयर में आपका आया है। अब अगर इसका देखें तो इसमें एक बेंगलोर ड्राफ्ट कोड ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2001 में जब ये रिवाइज हुआ है तो इसकी रिवीजन डेट कौन सी है, 25 और 26 नवंबर 2002, जब ये हेग में रिवाइज हुआ था ये बेंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट। सेकंड क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। अब चलिए इसके आगे चलते हैं। इसमें आपकी 6 वैल्यूज डिफाइंड हैं कि क्या वैल्यूज एक अच्छे जज में होनी चाहिए। व्हाट आर दी वैल्यूज विच इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ गुड जज। तो वो 6 वैल्यूज हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी हैं। इसको और सिंप्लीफाइड मैनर में आज हम लोग समझेंगे। तो अगर हम इस पे आगे प्रोसीड करें तो देखिए पहले अगर हम इसका प्रीएम्बल पढ़ें तो देखिए ये आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपल अवेलेबल है। और इसका प्रीएम्बल आपको बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा ये लग रहा होगा, देखिए यहां से लेके यहां तक इसका प्रीएम्बल है, लेकिन इस प्रीएम्बल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको पढ़नी है और जो कि आपको समझनी है और जो आपके प्रीलिम्स में आ सकती है। पहली चीज ये कि आपका जो भी ट्रिब्यूनल या जो भी जजेस होंगे डेट नीड्स टू बी इम्पार्शियल। पूरी तरीके से वो जजेस जो हैं वो इम्पार्शियल एज वेल एज इंडिपेंडेंट होने चाहिए। हमें वैसे भी पता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज एन एसेंशियल फीचर और आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात करता है। सेम टू सेम चीज इसमें लिखी है, डेट ट्रिब्यूनल एज वेल एज द जुडिशरी शुड बी इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल। इसमें कुछ और समझने वाला नहीं है। अगर हम इससे आगे प्रोसीड करें तो आगे भी हम लोग यही चीज में देखेंगे। जैसे कि अगर हम आगे चलें तो देखिए जस्ट अ सेकेंड। Whereas importance of competent, independent, impartial judiciary to the protection of human rights को प्रोटेक्ट करने के लिए competent, independent, impartial judiciary की बहुत ज्यादा नीड है। Emphasis by the fact that the implementation of all other rights ultimately depend upon the proper administration of justice, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस प्रॉपर हो सके। इस वजह से जो जुडिशरी और ट्रिब्यूनल है डेट नीड्स टू बी इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट। ये पूरा का पूरा प्रीएम्बल आपका इसी पे बेस्ड है। अब अगर इससे हम लोग आगे मूव ऑन करें, देखिए प्रमोट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हर जगह प्रीएम्बल में यही लिखा है। इसमें इसलिए आपको रटने की इसमें जरूरत नहीं है, सिर्फ इंपार्शियल इंडिपेंडेंस जुडिशरी की बात करता है। अब अगर हम आगे मूव ऑन करें तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें 6 वैल्यूज डिफाइंड हैं कि 6 वैल्यू क्या होनी चाहिए एक अच्छे जज के अंदर। व्हाट आर दी 6 क्वालिटीज विच नीड्स टू बी have in the judge
दैट मीन्स which a judge should have in his or her capacity. अब देखिए अगर हम लोग आगे बढ़े तो अब इसमें जो बात करता है आपका, जस्ट अ सेकेंड, देखिए फर्स्ट वैल्यू है आपकी इंडिपेंडेंस। जैसे कि हम लोगों ने प्रियम्बल में भी अभी पढ़ा था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज एन एसेंशियल फीचर, वही बात कर रहा है इसमें इंडिपेंडेंस की। अब देखिए जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ द रूल ऑफ लॉ एंड फंडामेंटल गारंटी फॉर फेयर ट्रायल। एक फेयर ट्रायल के लिए जुडिशियल इंडिपेंडेंस एक प्री रिक्विजिट होता है रूल ऑफ लॉ के लिए, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं दैट फेयर ट्रायल हैज बीन कंडक्टेड, जिससे प्रॉपर फेयर ट्रायल हो सके। अब अगर इससे आगे चलें तो अ जज शैल एक्सरसाइज जुडिशियल फंक्शंस independently of the basis of the judge's assessment। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये लिखा है कि आपको विदाउट एनी इंड्यूसमेंट, प्रेशर, थ्रेट, इंटरफेरेंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ्रॉम एनी क्वार्टर और फॉर एनी रीजन के साथ आपको फ्री रहना है। किसी भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कोई भी थ्रेट हो, इंटरफेरेंस हो, प्रेशर हो और किसी भी तरीके का एक्सट्रोनियस इन्फ्लुएंस हो, उससे आपको फ्री रहना है टू बी इंडिपेंडेंट टू डिलीवर अ बेटर जस्टिस फॉर द सोसाइटी। पहली चीज ये हो गई और इसमें जितना भी हम देखें तो सारी चीजें इसी की बात करता है। इसमें अगर हम वैल्यू 1 की बात देखें, बाकी इसमें और इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। इसमें बस एक और चीज अगर देखें, a judge shall encourage and uphold safeguard for the discharge of judicial duties in order to maintain and enhance institutional and operational independence। आपको इंडिपेंडेंस के लिए फॉर द पर्पस टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आपको इंपार्शियल रहना है, आपको किसी तरीके का प्रेशर नहीं लेना है, किसी भी तरीके के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। ये सब आपका वैल्यू 1 में लिखा है, दैट इज इंडिपेंडेंट, जो अभी मेरे हाथ में है। अब अगर हम लोग आगे मूव ऑन करें तो वैल्यू नंबर 2, तो देखिए वैल्यू नंबर 2 आपकी बात करता है इम्पार्शियलिटी, जो कि आपका प्रीएम्बल में भी लेड डाउन था। अब इसमें क्या कह रहा है, इम्पार्शियलिटी इज असेंशियल टू द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ द जुडिशियल ऑफिस। इट अप्लाइज not only to the decision itself and also to process by which the decision is made। impartiality सिर्फ और सिर्फ केवल डिसीजन में ही नहीं दिखनी चाहिए, इंपार्शियलिटी पूरे प्रोसेस में दिखनी चाहिए कि आपके जो भी ट्रिब्यूनल में जो भी जजेस हैं या फिर कोर्ट्स में जो जजेस हैं वो पूरी तरीके से इंपार्शियल रहे हैं। ये आपका लिखा है वैल्यू नंबर 2 में। अगर हम इसमें और देखें, अ जज शैल परफॉर्म हिज और हर जुडिशियल ड्यूटीज विदाउट फेवर, बायस और प्रिजुडाइस। विदाउट फेवर, विदाउट बायस और विदाउट आपको प्रिजुडाइस से उसको हर जजमेंट को डिलीवर करना है। ही हैज टू डिलीवर ऑल द जजमेंट्स विदाउट एनी फेवर, विदाउट एनी बायस एंड विदाउट एनी प्रिजुडाइस। ये आपका वैल्यू नंबर 2 में डिफाइन करता है। अब अगर हम इससे आगे चलें तो वैल्यू नंबर 3 आपकी बात करता है, बाकी इसमें ऑल टुगेदर सेम ही है। अगर एक दो चीज में और देखना चाहें तो देखिए लिखा है इसमें, द जज हैज एक्चुअल बायस, दैट मींस इसमें लिखा है जज शैल डिस्क्वालीफाई हिमसेल्फ। जज को खुद से अपने आप को डिस्क्वालीफाई कर लेना चाहिए फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी प्रोसीडिंग, अगर उसको लगता है कि उसका कोई भी एक्चुअल बायस है जो भी केस को प्रिजुडाइज कॉज कर सकता है। दैट मींस इफ द जज फाउंड दैट एनीथिंग विच he finds that he has been prejudiced or it may cause prejudice or injustice to the other party, उसमें अपने आप को उसको उस केस से रेक्यूज कर लेना चाहिए। ये आपकी इसमें बात कर रहा है। और अगर उसकी पर्सनल नॉलेज है कोई भी डिस्प्यूटेड एविडेंशियरी फैक्ट से, तो इन सब केसों में उसको अपना कहने का मतलब ये है कि उसको उस पर्टिकुलर केस से अपने आप को हटा लेना चाहिए, रिमूव कर लेना चाहिए इन ऑर्डर टू पास द फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जजमेंट। ये आपका बात करता है वैल्यू नंबर 3। वैल्यू नंबर 2, अब अगर हम लोग वैल्यू नंबर 3 पे प्रोसीड करें तो ये इंटीग्रिटी की बात करता है, जिसको हम अखंडता की बात कहते हैं। तो अब देखिए वैल्यू नंबर 3 क्या बात करता है, इंटीग्रिटी इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ द जुडिशियल ऑफिस। अ जज shall ensure that his or her conduct is above reproach। रिप्रोच का अगर हिंदी में हम लोग वर्ड समझे, above criticism।
क्रिटिसिज्म, देखिए जजमेंट्स का क्रिटिसिज्म तो होता है बट वो भी एक रीजनेबल मैनर में होना चाहिए, जिससे आपका, इसका मतलब ये है कि जितना हो सके एज फार एज पॉसिबल द जजेस शुड डिलीवर द जजमेंट विच इज डिवॉइड ऑफ एनी क्रिटिसिज्म, जिसमें लोगों को भी लगे डेट दिस जज हैड मेड जस्टिस विद द पार्टीज। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में भी पढ़ते हैं, डेट जस्टिस मस्ट नॉट मेरली बी डन बट इट शुड ऑल्सो सीम्स टू बी डन। जस्टिस मस्ट नॉट मेरली बी डन बट मस्ट ऑल्सो सीन टू बी डन, ये आपका इस जुडिशियल कंडक्ट में वैल्यू नंबर 3 में भी लिखा है, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब अगर हम लोग आगे मूव ऑन करें तो प्रॉपर्टी, just a second, just a second, just a second जी। चलिए अब अगर हम आगे प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी में कह रहा है प्रॉपर्टी एंड अपीयरेंस ऑफ प्रॉपर्टी आर एसेंशियल टू द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द एक्टिविटी। तो प्रॉपर्टी का मतलब एक टाइप का हम लोग अगर बोलना चाहें तो अगर इसका हिंदी में मतलब देखें तो शिष्टाचार या मर्यादा। शिष्टाचार मतलब कि आपके जजमेंट से ऐसा रिफ्लेक्ट होना चाहिए डेट यू हैव गिवन अ वेरी एसेंशियल जजमेंट और वेरी फ्रूटफुल जजमेंट विच मे लेड टू बेनिफिट फॉर द सोसाइटी, जो सोसाइटी को बेनिफिट दे इन फ्यूचर। अब देखिए इसका अगर हम लोग आगे भी बात करें तो अगर इसके हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर देखें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये कह रहा है कि सिंपली आपको जो भी जजमेंट्स आप पास कर रहे हैं वो पूरे के पूरे इम्प्रॉपर्टी नहीं होने चाहिए, पूरे के पूरे आपके डेट शुड बिकम अ काइंड ऑफ फॉलोएंस, जिसमें कि जजमेंट वो फॉलो कर रही है सोसाइटी उस पर्टिकुलर जजमेंट को। डेट मीन्स अगर कोई भी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जजमेंट आया है रिगार्डिंग एनवायरमेंट से रिलेटेड तो उस केस में ऐसा दिखना चाहिए कि वो जजमेंट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के फेवर में है एंड इट विल ऑल्सो लीड टू बेनिफिट फॉर द सोसाइटी, वो एक सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जजमेंट पास हुआ है। ये आपका इम्प्रॉपर्टी वाली बात करता है जो आपका वैल्यू नंबर 4 में डिफाइंड है। जैसे कि अब देखिए इसमें 2-3 चीजें और ध्यान में रखने वाली हैं। अ जज शैल नॉट पार्टिसिपेट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ केस इन विच एनी मेंबर ऑफ द जजेस फैमिली रिप्रेजेंट्स अ लिटिगेंट और एसोसिएटेड विद एनी मैनर। तो इसमें भी वही आपका इंडिपेंडेंस और इंपार्शियलिटी वाली बात को यहां पे रिपीट करा गया है कि जज उस चीज में उस केस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा जिसमें कि उसको लग रहा है कि फैमिली का कोई भी मेंबर जो लिटिगेंट है उसमें रिप्रेजेंट कर रहा है, इन ऑर्डर टू मेक द जजमेंट एज फार एज इंडिपेंडेंट एज फार एज पॉसिबल, उसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जितना पॉसिबल हो सके। अब अगर इससे हम लोग आगे प्रोसीड करें तो देखिए 1-2 पॉइंट अगर इसके और हम लोग देखें तो A judge shall inform himself herself about the judge's personal and fiduciary, मतलब कि that means if you find yourself that you may become biased in future, then prior you have to inform to the proper authorities that this judgment could lead to into a biased judgment because I may become biased in future. मैं फ्यूचर में बायस हो सकता हूं, इस वजह से मैं इसको जजमेंट इस पर्टिकुलर केस को रिक्यूज कर रहा हूं, मैं इस पर्टिकुलर जजमेंट में अपना डिसीजन नहीं दे सकता। तो वो बात कर रहा है बस ये। अब अगर हम आगे प्रोसीड करें तो वैल्यू देखिए इसमें बहुत सारी चीजें लेकिन ऑल टुगेदर सारी चीजें सेम ही बात कर रहे हैं और घूम फिर आके केवल और केवल कहां पे पॉइंट आ रहा है आपका, जस्ट अ सेकेंड, इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी, यहां पे बात आ रही है जिसमें कि आपको ऐसा डिसीजन देना है जिसमें कि इंडिपेंडेंस और इंपार्शियलिटी का रिफ्लेक्शन हो सके। अब अगर हम लोग वैल्यू 5 पे बात करें तो जस्ट अ सेकेंड, दैट इज इक्वालिटी। देखिए इक्वालिटी की बात तो हम लोग जैसे आर्टिकल 14 में भी पढ़ते हैं ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वही बात कर रहा है डेट
ensuring equality of treatment of all before the court is essential। और उसमें इक्वालिटी में आपको क्या क्या नहीं करना है, आपको वही नहीं करना है जो भी आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, रेस, कलर, सेक्स, रिलीजन, नेशनल origin, caste, disability, age, marital status, sexual orientation, social and economic status and other like causes irrelevant grounds। all these are irrelevant grounds in order to give any judgment। अगर आप कोई judgment देना चाहते हैं then you should not discriminate any citizen, any of the parties on these basis। and this is not exhaustive। apart from that discrimination, other discrimination could also be taken care of। उसमें भी अगर इसके अलावा कोई और डिस्क्रिमिनेशन है उसको भी आपको देखना पड़ेगा। डेट मीन्स इक्वलिटी के साथ आपको दोनों पार्टीज को सुनना पड़ेगा। ये आपकी बात करता है वैल्यू नंबर 5। बाकी इसमें और कुछ नहीं है। अब अगर हम लास्ट वैल्यू पे प्रोसीड करें, वैल्यू नंबर 6, जैसे कंपिटेंस एंड डिलीजेंस, तो इसमें अगर बात करें तो इसमें बात कर रहा है कंपिटेंस एंड डिलीजेंस आर प्रीरिक्विजिट फॉर द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ जुडिशियल ऑफिस। आपको कंपिटेंट भी होना है, आपको डिलीजेंस भी लाना है अपनी ड्यूटीज में इन ऑर्डर टू परफॉर्म, इन ऑर्डर फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशियल अथॉरिटी। उस पर्पस के लिए आपको कंपिटेंट भी होना पड़ेगा, आपको डिलीजेंट भी होना पड़ेगा, जिसमें कि अगर हम इसके पॉइंटेड फॉर्म में जाएं, द जुडिशियल ड्यूटीज ऑफ अ जज टेक प्रेसिडेंस ऑल ओवर अदर एक्टिविटीज। आपको अपनी ड्यूटीज के साथ साथ जो भी अदर आपकी ड्यूटीज हैं उसमें भी प्रेसिडेंस लेना पड़ेगा। सेकेंड, अगर हम आगे इसमें बात करें तो आपका देखिए इसमें क्लियरली ये बोला गया है कि सबसे ऊपर आपकी ड्यूटी है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। द फॉरमोस्ट इज योर ड्यूटी एंड नथिंग अबव डेट। यही बात कर रहा है। देखिए इसमें अ जज शैल डिवोट, just a second, shall devote the judge's professional activity to judicial duties which include not only the performance of judicial functions and responsibilities in court and the making of decision but also other tasks। अब देखिए जो बात कर रहा है, द जज शैल टेक रीजनेबल स्टेप टू मेंटेन एंड एनहेंस द जजेस नॉलेज। आपको अपनी नॉलेज भी एनहेंस करनी है एंड पर्सनल क्वालिटी नेसेसरी फॉर प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ जुडिशियल ड्यूटीज। आपको अपनी नॉलेज भी एनहेंस करनी है, आपको अपनी ड्यूटीज एकदम अबव फॉरमोस्ट लेवल तक रखनी है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। एंड आपको हमेशा रिसेंट इंटरनेशनल लॉ की जो भी डेवलपमेंट है उससे भी अवेयर होना है। तो ये सारी बातें कह रहा है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट वही बात कर रहा है, द जुडिशियल ड्यूटीज ऑफ अ जज टेक प्रेसिडेंस ऑल ओवर अदर ड्यूटीज। सारी की सारी ड्यूटीज के ऊपर आपकी जुडिशियल ड्यूटीज प्रिवेल करती है। तो यहां पर आपका ये 6 वैल्यूज जो हैं यहां पे खत्म हुई। अभी इंप्लीमेंटेशन देखिए, इंप्लीमेंटेशन भी अगर हम बात करें तो इसमें ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट पहले हम लोग ये देख लेते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस किया। देखिए हम लोगों ने 6 पॉइंट डिस्कस करे, जिसमें कि आपका इंडिपेंडेंस आ गया, इंपार्शियलिटी आ गया, प्रॉपराइटी आ गया, और आपका जुडिशियल ड्यूटीज आ गया, और आपका अभी तक जो आया है अगर हम 1-2 पॉइंट में और देखें इक्वालिटी आ गया। तो ये सारी 6 वैल्यूज जो हैं ये एक जज के अंदर होनी चाहिए, जो हमें पता है और हाउ हम लोग कैसे अच्छे जज बन सकते हैं। तो अगर इन सब चीजों को फॉलो करते हुए हम अपनी जुडिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करें तो डेफिनेटली हम अच्छे जज कहला सकते हैं। इसी वजह से हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस पर्टिकुलर बेंगलोर जुडिशियल कंडक्ट 2002 को अपने सिलेबस में ऐड किया है, क्योंकि उनका ये पर्पस होगा कि आप जज बनने से पहले यू शुड नो दैट व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ बिकमिंग अ गुड जज। अब आ जाते हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन पे। तो देखिए इंप्लीमेंटेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपली इसमें ये बात कर रहा है, बाय रीजन of the nature of judicial office, effective measures shall be adopted by national judiciaries to provide mechanisms to implement these principles if such mechanisms are not already in existence। तो national judiciaries की एक ड्यूटी बनती है कि इन मैकेनिज्म को प्रॉपर इंप्लीमेंट कराया जाए। ये बात कर रहा है इस इंप्लीमेंटेशन में। तो देखिए
अब अगर हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन पे आए तो आपका जितना मुझे लगता है कि आपका ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि वैल्यू 1 में क्या है इंडिपेंडेंस, वैल्यू 2 क्या कहता है इम्पार्शियलिटी, एक तो इस मैनर में आ सकता है, एक आपका इसका एनफोर्समेंट जो कि 25 और 26 ऑफ नवंबर, आई थिंक नवंबर में ये, हाँ नवंबर में आपका इसको जो रिवाइज किया गया है 2002 में वो आ सकता है। और क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसकी डेफिनेशन से बात करें तो ये दिस कुड आल्सो कम कि कोर्ट का जो स्टाफ है, जस्ट अ सेकेंड, कोर्ट का जो स्टाफ है उसमें कौन कौन इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड द पर्सनल स्टाफ ऑफ द जज, इंक्लूड लॉ क्लर्क भी आते हैं उसमें। जज कौन है, एनी पर्सन एक्सरसाइजिंग जुडिशियल पावर हाउएवर डेजिग्नेटेड, जो भी जज अपना जुडिशियल पावर एक्सरसाइज कर रहा है हाउएवर उसकी जो भी डेजिग्नेशन है उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए। और क्या क्या इसमें आ सकता है, देखिए जजेस फैमिली में कौन कौन आ रहे हैं, जज की स्पाउस, सन, डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ एंड any other close relative or person who is a companion or employee of judge and who lives in the judge's household। तो वो सारे लोग जो जज के स्पाउस हैं, जज की जो स्पाउस है, सन, डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ एंड एनी अदर क्लोज रिलेटिव और पर्सन हु इज अ कंपेनियन एम्प्लॉय ऑफ द जज एंड हु लिव्स इन द जज हाउसहोल्ड, वो आपकी जज की फैमिली में आते हैं। अब लास्ट अगर देखें जज की जो स्पाउस है वो कौन होंगी, इंक्लूड्स अ डोमेस्टिक, होंगे या होंगी, इंक्लूड्स अ डोमेस्टिक पार्टनर ऑफ द जज और एनी अदर पर्सन ऑफ आइदर सेक्स इन अ क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप विद द जज, कोई भी डोमेस्टिक पार्टनर इररेस्पेक्टिव ऑफ द सेक्स इन अ क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप में जो जज के साथ रह रही हैं उनको जज की स्पाउस माना जाएगा। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो इस पर्टिकुलर एक्ट को किया है जिसमें कि आपका हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एज अ जनरल पब्लिक भी अगर आप इफ यू आर अ जुडिशियल एस्पिरेंट देन यू शुड नो दैट व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ बिकमिंग अ गुड जज। तो इसमें आई थिंक अगर फर्स्ट टाइम आए तो मैक्सिमम 2 और 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपके इस पर्टिकुलर जो कंडक्ट है इससे सारे कवर हो ही जाएंगे, इसके पार्ट बाहर तो कुछ आना नहीं है। और जितने मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं वो एक बार अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा बिकॉज वो ज्यादा आने के चांसेस हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आ रहा है तो इसमें इतना डेप्थ में नहीं पूछेंगे। So thank you very much. In today's session, we will meet with another legal development और अगर कुछ और जुडिशियल डेवलपमेंट में जो और कोर्स से रिलेटेड जिसके लिए कहीं भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है तो we will try to make it available for you so that आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन जो है वो और भी अच्छे मैनर में प्रिपेयर हो सके। Thank you very much.